कैसे हैं बच्चों? आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए हैं और अब मुश्किल से एक मंथ बचा है। अब आपका लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा होगा, इसीलिए मैं भी आप लोग को हेल्प करने के लिए बायोलॉजी के रिवीजन सीरीज को लेकर आई हूँ और उसमें हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैंने सिस्टम चैप्टर को लिया है और उसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम। आप इसे लास्ट मोमेंट रिवीजन में भी देख सकते हैं, इसके नोट्स भी जल्दी रिवीजन में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम समय वेस्ट नहीं करते हैं और हम इस सीरीज को पढ़ते और सुनते हैं। मैं सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करूंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? यह एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी का। सर्कुलेटरी सिस्टम इंटरनल ट्रांसपोर्ट का काम करता है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ये सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरे बॉडी में और वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। इन सब को ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इन सब का सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ बॉडी दैट कीप्स ऑल ऑर्गन्स सप्लाइड एंड हेल्दी। ये सारे ऑर्गन को हेल्दी रखता है और जो भी उनके बेसिक नीड है उनको सप्लाई करता है। मेन फंक्शन क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू में। उसके बाद ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स जो भी होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये एक डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है। ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और इंटरनल बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है आपका हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। हार्ट है, ये क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है और ब्लड वेसल उसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड आते हैं। उसमें सबसे पहले ब्लड, ये है कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड। ये क्या करता है? ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना होता है। ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट से और ब्लड वेसल्स में, दोनों में ये सर्कुलेट करता है। उसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा लाइट कलर्ड येलो कलर का होता है, लाइट येलो, और ये एल्कलाइन लिक्विड है। इसका पीएच 7.3 से 7.45 होता है। मेन कॉम्पोजिशन प्लाज्मा का, इसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है 90 to 92%। प्रोटीन इसमें 7 to 8% होता है और लगभग 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है जो कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फाइब्रिनोजिन, हार्मोन्स और यूरिया। उसके बाद इसी में आता है सीरम। सीरम आपका प्लाज्मा होता है जो कि जिसमें कि फाइब्रिनोजिन नहीं होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता है। तो अभी हमने पढ़ा ब्लड को। ब्लड मेनली ब्लड का अगर फंक्शंस तो आता नहीं है, वैसे फंक्शंस आप जान सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, जैसे ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, जो भी सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इस सब को इंटेस्टाइन से वेरियस ऑर्गन्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, जैसे आपका जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है उसको टिश्यू सेल्स से लिवर और लिवर से फिर किडनी में ट्रांसपोर्ट करता है ताकि ये फिर वहां से एलिमिनेट हो जाए। ये हार्मोन्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ब्लड जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ये डिफेंस का भी काम करता है जो कि डिजीज में फाइट करता है।
ये टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। क्लॉटिंग, जैसे कभी कोई इंजरी हो गई तो ये आपका ब्लड क्लॉट करके और जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो फ्लो को रोकता है। तो ये सारा ब्लड का फंक्शंस है। उसके बाद है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स है आपका, ये सेल्यूलर एलिमेंट होते हैं और ये 45% ब्लड बनाता है। मेनली ये 3 तरह का होता है। आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। व्हाइट ब्लड सेल्स होता है दूसरा, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये फाइट करता है डिजीज। और तीसरा प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। तो पहला है रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट। इसका नंबर ह्यूमन मेल में लगभग 5 मिलियन होता है और ह्यूमन फीमेल में 4.5 मिलियन होता है। ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा सेल होता है, लगभग 7 माइक्रोन डायमीटर में होता है। ये बाइकॉनकेव डिस्क लाइक होता है और ये फ्लैट होता है सेंटर में और थिक और राउंड होता है पेरिफेरी यानी साइड्स में। और ये आपका इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत स्पॉन्जी होता है। ये आपके ह्यूमन बॉडी में न्यूमरस बहुत क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके बाद है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी इसे बोला जाता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि स्ट्रोमा, आरबीसी के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। ये बना है हेमिन, जो कि आयरन का पार्ट है, और ग्लोबिन, जो कि प्रोटीन का पार्ट है। दोनों को मिलाकर ये बना है। इसका फंक्शन होता है, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ये एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है और ये टिश्यू से जितने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसमें ये ट्रेवल करता है और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फिर उसमें से ऑक्सीजन निकल के फिर हेमोग्लोबिन अलग हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन करता है और कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या करता है, ये टिश्यू सेल्स से लंग में आता है। हेमोग्लोबिन का एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ऑक्सीजन से ज्यादा 250 इसका ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी रहता है उससे ज्यादा इसका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रहता है, 250 टाइम्स। और इसीलिए ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहते हैं कंबाइन करते हैं, ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। इसलिए इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं। और इस वजह से आपको कभी कभी एक्सेस होने पर डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। उसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा गया है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी फॉर्म करता है एडल्ट चिल्ड्रन में 5 साल के बाद। ये आपके लॉन्ग बोन्स, जो कि रिब्स, ब्रेस्ट बोन, इलियम ऑफ हिप ग्रिडल होते हैं, उसमें ये के बोन मैरो में ये प्रेजेंट होता है। और लीवर और स्प्लीन में भी प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो के। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को इरिथ्रोपोइसिस भी कहा जाता है। लाइफ स्पैन इसका 120 डेज होता है। जो पुराने और वॉर्न आउट आरबीसीज होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, उसे हेमोलिसिस कहते हैं। ये स्प्लीन और लीवर में होता है और बोन मैरो में भी होता है। ये इन सब में डिस्ट्रॉय हो जाता है। आयरन जो रिलीज होता है हेमोग्लोबिन के टूटने पे, वो बॉडी में रह जाता है और बोन मैरो में फिर से ये यूज होता है हेमोग्लोबिन बनाने में। और ये जो ब्रेकडाउन होता है उसमें प्रोटीन पार्ट जो ग्लोबिन होता है उसका ब्रेकडाउन होके बिलिवरिडीन बनता है, जो कि लीवर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यही फिर बिलिरुबिन बन जाता है और
बाइल के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। ये आपके इतना सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रॉय स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में हो जाता है। डिसऑर्डर आरबीसी का होता है एबनॉर्मल, अगर बहुत उसका नंबर बढ़ जाए तो वो एक डिसऑर्डर है और उसे पॉलीथीमिया कहते हैं, और अगर बहुत कम नंबर हो जाए तो उसे एरिथ्रोपेनिया कहते हैं। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका नंबर 4000 से 8000 पर मीटर क्यूब होता है ब्लड में। इसका अमीबॉइड नेचर होता है, इसीलिए ये सुडोपोडिया फॉर्म करता है और ये कैपिलरीज के वॉल में पास होता है और फिर टिश्यू में जाता है। इस फेनोमेन को डायपेडेसिस कहते हैं। इसका प्रोडक्शन का साइट्स होता है रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स और कभी कभी स्प्लीन और लीवर। इसका लाइफ स्पैन 2 वीक का होता है। 2 मेन तरह के डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स होते हैं। पहला है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, और इसमें एक इरेगुलर और मेनी लोब मतलब बहुत सारे लोब वाले न्यूक्लियस होते हैं। ये मेन 3 तरह का होता है। ग्रैन्युलोसाइट का सेल टाइप 3 टाइप्स का न्यूट्रियोफिल्स। इसका फीचर्स होता है, इसमें 3 से 4 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में, ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, स्टेन होता है, और इसका फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरिया को खा जाता है, इंगल्फ बैक्टीरिया, जिसे फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन होता है कि ये सेल के डेब्रीज को भी रिमूव करता है। दूसरा है ईओसिनोफिल, इसमें 2 लोब्स होते हैं और इसके ग्रैन्यूल्स बड़े बड़े होते हैं और इसके स्टेन डार्क रेड कलर के होते हैं। इनका फंक्शन भी बैक्टीरिया को इंगल्फ करना होता है और ये सिक्रेट करते हैं एंटीटॉक्सिन्स, जो कि एलर्जी से रिलेटेड होता है। ये ग्रैन्यूल्स टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं इनमें, जो कि किल कर देते हैं पैरासाइट्स को और डिटॉक्सिफाई करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को और प्रमोट करते हैं टिश्यू इन्फ्लेमेशन को। इसे एसिडोफिल्स भी कहते हैं। और लास्ट है बेसोफिल। बेसोफिल 0.5 से 1% तक होता है ल्यूकोसाइट्स में। इसके न्यूक्लियस 3 लोब्ड होते हैं और इसका साइटोप्लाज्म एसिडिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके ग्रैन्यूल्स स्टेन रहते हैं बेसिक डाई से, इसलिए इसको बेसोफिल्स कहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में हेपेरिन और हिस्टामाइन होता है। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है और प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड वेसल्स में, और हिस्टामाइन एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। ये रिलीज करता है हिस्टामाइन, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा होता है नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। इसका साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैन्यूल्स होता है। इसमें सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। इसके सेल टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट होता है और इसमें एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये 30 to 35% टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट होता है और इसका न्यूक्लियस राउंड शेप का होता है। लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। मोनोसाइट्स ये लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसका, और यू शेप भी कह सकते हैं, और ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स की तरह ये भी इंगल्फ
करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जो भी टिश्यू सेल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं उनको। मोनोसाइट्स को वॉन्डरिंग सेल्स ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। WBC का डिसऑर्डर होता है कि एक है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जब WBC का काउंट बढ़ जाता है तब एक कैंसर का रूप ले लेता है और उसे ही ल्यूकीमिया कहा जाता है। और दूसरा इसका डिसऑर्डर होता है ल्यूकोपीनिया। बहुत कम अगर WBC का नंबर हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। उसके बाद है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये बहुत छोटा ओवल और राउंड शेप का होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्लड में फ्लोट करता है और इसका काउंट 2 लाख से 4 लाख पर मीटर पर mm क्यूब होता है ब्लड में। ये सेल्स की तरह नहीं होता है, ये फ्रेगमेंट्स होता है। मेगाक्रायोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं। इसका लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन का होता है और उसके बाद ये ओल्ड प्लेटलेट्स जो होता है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय माइक्रोफेजेस। इसका फंक्शन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में एसेंशियल होता है। जब भी कभी कोई इंजरी या कट हो जाता है तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो टूट जाता है और एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे थ्रोम्बोकिनेज बोलते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है। तो ये पढ़ा हमने। अभी है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जिसे कोगुलेशन भी कहते हैं। जब भी कोई ब्लड वेसल में कट आ जाता है तो ब्लड बाहर आने लगता है और हम देखते हैं कि वो लिक्विड स्टेट से थिक जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्लॉट बोलते हैं। और यही प्रोसेस होता है जो कि सेपरेशन ऑफ क्लॉट फ्रॉम प्लाज्मा, इसी सेपरेशन को क्लॉटिंग या कोगुलेशन भी बोला जाता है। A clot can be defined as a mesh of fine fibrils of protein fibrin with blood corpuscles trapped in it. It is also called as thrombus. जनरल देखा गया है कि 3 to 5 मिनट्स में ब्लड क्लॉट कर जाता है। अब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन is the transfer of blood from healthy person to a patient. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड देना। जब कोई हेल्दी पर्सन अपना ब्लड किसी पेशेंट को ट्रांसफर करता है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। इससे कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप्स थे, A, B, AB और O, और एक ब्लड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके बाद टिश्यू फ्लूइड है, उसमें प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स कैपिलरीज से टिश्यू स्पेसेस में लीक आउट करते हैं। उसे इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहा गया है। ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ वेसल में एंटर करता है और ये लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। ये राइट ऑरिकल के पास जो मेजर एंटीरियर वेन्स होते हैं उसमें फाइनली ये पोर होता है। लिम्फ का कॉम्पोजिशन है 94% इसमें वाटर होता है और 6% प्रोटीन या फैट होता है। इसके सेल्स मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फ का फंक्शन होता है कि ये सप्लाई करता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ये एक्सेस जो भी टिश्यू फ्लूइड होता है उसको ड्रेन कर देता है और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हेल्प करता है डिफेंस में। उसके बाद स्प्लीन है, ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है
और इसका साइज वो आपके फीस्ट के साइज के बराबर होता है। ये रेडिश ब्राउन होता है कलर में, और ये इसका लोकेशन होता है स्टमक के बिहाइंड, राइट अबव द लेफ्ट किडनी। स्प्लीन का फंक्शन, ये ब्लड रिजर्वॉयर का काम करता है इमरजेंसी में, जैसे हेमोरेजिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के समय। ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, ये जो भी वॉर्न आउट आरबीसी होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, और एम्ब्रॉयनिक लाइफ जब चलता है तब आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे हार्ट फंक्शन करता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें सारे हार्ट के पार्ट्स लेबल किए हुए हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहला स्टेप है फिलिंग फेज, या जिसको डायस्टोल भी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं। सबसे पहले ब्लड एंटर करता है हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन्स। और एवी वेल्व, आर्टरी वेंट्रिकुलर वेल्व, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व होते हैं, वो खुले रहते हैं, और सेमी ल्यूनर वेल्व बंद रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इससे हार्ट पे ब्लड फिल होगा, हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड फिल करेगा। उसके बाद स्टेप 2 है आर्ट्रियल सिस्टोल। यह है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। इसमें दोनों आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ब्लड पुश करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और अभी भी ये दोनों एवी वेल्व ओपन ही रहते हैं। वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स ही रहता है। मेन इसका पर्पस होता है कि कंप्लीट फिलिंग हो जाए वेंट्रिकल्स में। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एवी वेल्व क्लोज हो जाता है टू प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू एट्रिया, और ब्लड इज पम्प्ड आउट। वो पंप होता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा होते हुए बॉडी में। और यहाँ सेमी ल्यूनर वेल्व्स भी ओपन रहते हैं। इसका पर्पस होता है कि ये पंप करे ब्लड को लंग्स में और बॉडी पार्ट्स में। और चौथा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिर इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाता है और ब्लड इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी ट्राइज टू फ्लो बैक, और सेमी ल्यूनर वेल्व इसमें क्लोज रहता है, इसीलिए बैक फ्लो नहीं हो पाता, और फिर आर्ट्रिया फिल करने लगता है। इसका पर्पस होता है प्रिवेंट बैक फ्लो एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट साइकिल। इसी तरह साइकिल रिपीट होता रहता है, और ये कंटिन्यूअस साइकिल मेंटेन होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स देन टू हार्ट, एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। तो इस तरह से ये सारा फंक्शन करता है। और ये चैम्बर्स वेसल्स सब पढ़ लिया, और इसमें एक था वेल्व, वो भी मैंने बता दिया। और मेन वेल्व जो होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वेल्व, जिसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। से पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व, ये पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग पे होता है, और एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व ये एओर्टा के ओरिजिन पे होता है। तो इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स, तब ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है
एट्रिया रिलैक्स करता है तब एवी वाल्व क्लोज हो जाता है और ब्लड एंटर करता है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। और फिर जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि बैकफ्लो नहीं हो पाए। हार्ट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, अगर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर हार्ट डिसऑर्डर हो सकता है। हार्ट डिसऑर्डर में मेन है एक हार्ट अटैक और एक एजिना पेक्टोरिस। हार्ट अटैक जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसमें हार्ट मसल्स का डेथ हो जाता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। और एंजीना पेक्टोरिस में चेस्ट में पेन होता है क्योंकि ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है हार्ट के मसल्स में। उसके बाद ये हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट होने में 0.85 सेकेंड्स लगते हैं और ये हार्ट बीट होता है जब भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का। और यही कॉन्ट्रैक्शन फेज को सिस्टोल और रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल कहते हैं। और हार्ट बीट एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिलाकर बनता है। हार्ट साउंड, हार्ट में दो साउंड होते हैं, लब और डब। लब साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब एवी वेल्व जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व है वो क्लोज होते हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है। और डब साउंड तब होता है जब सेमी ल्यूनर वेल्व जो कि एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व है वो क्लोज होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होता है। इस साउंड से डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपके हार्ट का कंडीशन क्या है। पल्स, पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड elastic recoil of arterial wall caused by ventricular systole. Pulse is usually felt in the radial artery at the wrist. आपने देखा होगा डॉक्टर रिस्ट पे फील करते हैं रेडियल आर्टरी को, और पल्स रेट और हार्ट रेट बराबर होता है। पल्स रेट को हम पता लगा सकते हैं हार्ट के रेट को गिनकर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ये एक प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट होता है ब्लड जब सर्कुलेट करता है आर्टरीज के वॉल पे उस समय। पल्स रेट जो हमने पढ़ा था वो जनरली 68 to 72 टाइम्स पर मिनट होता है। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि अपर रीडिंग होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो कि लोअर रीडिंग होता है। सिस्टोलिक प्रेशर इज between 100 to 140 mmHg and diastolic is 60 to 80 mmHg। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा हो तो वो हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहलाता है। पेसमेकर ऑफ हार्ट, द हार्ट हैज़ अ नेचुरल पेसमेकर सिस्टम दैट जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसमें पहला है साइनोएट्रियल नोड located in the wall of a right atrium called the natural pacemaker. It initiate heartbeat. दूसरा है AVN atrioventricular node located in the interatrial septum near the tricuspid valve, and it receives from SAN and passes it forward. और तीसरा है bundle of His. Start from AVN and it run through the interventricular septum, divides into Purkinje fibers and conduct impulses to ventricular walls. अगर यही सिस्टम फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट करना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा डबल सर्कुलेशन है। ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन। पहले भी मैंने बताया था पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। और हेप्टिक पोर्टल सिस्टम, इसमें
veins from stomach and intestine unite to form the hepatic portal vein. Hepatic portal vein carries nutrient-rich blood to the liver. हेप्टिक पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट कैरी करता है ब्लड के फॉर्म में लीवर में, और लीवर में ये वेन डिवाइड होता है कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म अ हेप्टिक वेन. और हेप्टिक वेन ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा. इसका इम्पोर्टेंस होता है कि इट रेगुलेट्स न्यूट्रिएंट लेवल इन ब्लड, और एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन. तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमने रिवाइज कर लिया, और इसके पूरे नोट्स भी मैंने आपको दिए. आप ये नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लास्ट मोमेंट में आपको ये बहुत काम आएंगे. कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी हैं, वो मैं आपको और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले वीडियो में शेयर करूँगी.